नमस्कार साथियों। अब जो एग्जाम के कुछ ही घंटे बच गए हैं, अब आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब जिन चीज़ों का सहारा आपको लिया जाना चाहिए उन चीज़ों में सबसे पहले आता है तुक्का। तुक्का का सहारा, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम में, जैसे मान लीजिए अगर 120 नंबर का कोई एग्जाम हो रहा है तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं मिलेगा जिसको 120 में 120 आ रहा हो, कोई माई का लाल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 90 या 100 के रेंज में चल रहे होते हैं, ये सेफ होते हैं, इनको तुक्का की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और मोस्ट ऑफ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि ऐसे 90 और 100 में आने वाले लोग ना सैकड़ों में नहीं होते हैं, दहाई में ही हो जाते हैं, सैकड़ों में भी नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन बाकी सारे लोग जो सैकड़ों और हजारों और लाखों में होते हैं वो ये होते हैं या तो बाउंड्री पर होते हैं या बाउंड्री से थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर हो रहे होते हैं। उन सबको तुक्का की जरूरत होती है। देखिए तुक्का सुनने में बड़ा हास्यास्पद शब्द है, आपको लग रहा होगा क्या तुक्का है, लेकिन तुक्का को अगर सिस्टमेटिक वे में आप लेंगे तो ये बहुत कायदे का चीज है। ये एक साइंटिफिक टर्म है, साइंटिफिक वर्ड है ये तुक्का। ये इसमें अगर आप कुछ सावधानियां बरतते हैं तो ये बड़ा लाभ देता है। किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें विद्यार्थियों को नुकसान पहुंचाना है, बस उसमें ये होता है कि सही विद्यार्थियों को ले लेना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े उच्चतम स्तर के तुक्केबाज होते हैं, और वो उच्चतम स्तर के अगर तुक्केबाज है ना तो बहुत सटीकता से तुक्का मारते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। देखते हैं अभी कि कैसे हम तुक्का लगाएंगे और तुक्का लगाने की क्या मेथड होती है और उन मेथडों से हमें कैसे कैसे बचता है। सबसे पहले कि तुक्का कौन लगा सकता है, तुक्का कौन लगा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर बेहद आसान है। जैसे आप मान लीजिए 90 से 100 लेकर के आ रहे हैं किसी एग्जाम में, जिस एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स 120 है, तब तो आप सेफ हैं। लेकिन जो 90 से 100 नहीं लेकर के आ रहे हैं, जो मान लीजिए इस एग्जाम का कट ऑफ जाना था 75 और वो व्यक्ति 71 ले आया, 72 ले आया, 73 ले आया, 74 ले आया, या 71 से कम 65 ले आया, 66 ले आया, तो इस व्यक्ति को तुक्का की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप बाउंड्री पर तो खड़े ही हैं। अब आप कुछ ऐसा तरकीब ना निकालेंगे तो फिर कैसे पार करेंगे। अगर तरकीब निकाल लिया आप तो आप इस धागे के इस पार आ जाएंगे, और अगर तरकीब नहीं निकाले तो धागे के नीचे ही रह जाएंगे। मतलब ये आपकी बाउंड्री हो गई, और इधर आप पास हो गए, सफल हो गए, सक्सेस हो गए, और इधर असफल लोग हो गए। तो आपको कोई ना कोई ऐसा तरकीब तो निकालना पड़ेगा ना जो इस तरकीब मतलब इस बाउंड्री को पार कर जाए। और इस बाउंड्री को पार करने की जो सबसे आसान तरीका है, जो सबसे बेसिक और साइंटिफिक मेथड है, इसको हम तुक्का कहते हैं। तुक्का हंसने में वाली सब तो है, जरूर आप सुन के हंस रहे होंगे, लेकिन इसका प्रयोग करेंगे आप तो आपको भी मजा आएगा। बस आपको करना है और आपको पास होकर के आना है। तो एक तो उन लोगों को जो बाउंड्री पर रह करके छड़ जाते हैं उनको तुक्का देना है। दूसरा, वे लोग जो भगवान भरोसे हैं, मतलब कि अब क्या ही पढ़े, अब 2 दिन में क्या ही पढ़ सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति तुक्का मार सकता है। उसको तुक्का मारने की पूरी आजादी है, और कई दफा ये सफल भी होते हैं। क्योंकि तुक्का मारने में सिर्फ तुक्का नहीं है, मतलब ये आपके एक सबकॉन्शियस माइंड का खेल भी है, आपके इंट्यूशन का खेल भी। आपका इंट्यूशन कितना आपको इंगित कर रहा है, इसका भी खेल है। जैसे बहुत सारे लोग एग्जाम देने जाते हैं और ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, इन 4 ऑप्शनों में से वो व्यक्ति क्या करता है कि अचानक से क्वेश्चन पढ़ा और उसको ए ऑप्शन सही लगा, लेकिन वो 2-3 मिनट तक सोचेगा इस सवाल के बारे में, और अचानक से एन वक्त पर जब ओएमआर सीट रंग रहा होगा तब वो बी ऑप्शन रंग देगा, वो ए ऑप्शन छोड़ देता है। जबकि घर जाएगा और जब आंसर चेक करेगा तो पता चलेगा कि आंसर तो इसका ए ही हो रहा था, और वो व्यक्ति उफ करने लगता है कि काश कर लिए होते, एक सवाल आते हुए गलत हो गया। दरअसल आ तो उसको सही रहा था, उसके इंट्यूशन सबकॉन्शियस माइंड ने उसको बहुत सही तरीके से इंगित किया था कि देखो इसका आंसर ए होगा, लेकिन उसके मस्तिष्क ने, उसकी उस शैतानी खोपड़ी ने उस पर इतना काम किया और इसको इतना ब्लर किया, इतना ब्लेम किया उस पहले वाले मन को, उस सबकॉन्शियस माइंड दब गया और उसके मन ने एक दूसरा नया रिजल्ट निकाल लिया और रिजल्ट गलत साबित हो गया। इसीलिए आपको ध्यान रखना इन बातों का कि कैसे तुक्का मारना, अभी हम इसी पे सब बात करेंगे। तीसरा, वो लोग जो संशय में होते हैं, ए मारूं या बी मारूं, बी मारूं या सी मारूं, सी मारूं या डी मारूं, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, और वो व्यक्ति तय कर लिया कि ए बी तो आंसर नहीं होगा, अब बी है या सी हो, कौन सा मारूं। अब यहां पे तुक्का असली काम करेगा और तुक्का आपको सही आंसर निकाल करके आएगा। एक बात यहीं पे फिर से समझिए, कौन सी बात है, वो ये है कि हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं या 5 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। अगर उसमें निगेटिव मार्किंग है तब, निगेटिव मार्किंग नहीं है तब, हर प्रश्न का वेटेज अनुपातिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे, अगर 5 ऑप्शन है तो या 4 ऑप्शन है तो, अगर 5 ऑप्शन है तब प्रत्येक प्रश्न का वेटेज होगा 20% के लिहाज से, 20%, 20%, 20%, 20% और 20%। और अगर 4 ऑप्शन है ए बी सी डी तो भी आपको 20% के लिहाज से ही होगा, 25% के लिहाज से होगा, क्योंकि 100% इसको मैनेज करना है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये भी इतना ही होगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई प्रश्न है जिसमें 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं किसी एग्जाम में, और 100 प्रश्न में 5 ऑप्शन पूछे जाए हैं, तो ये तय मान कर चलिए कि ए के ऑप्शन
ए आंसर लगभग लगभग 20 होंगे, बी आंसर लगभग लगभग 20 होगा, सी आंसर लगभग लगभग 20 होगा, डी भी 20 होगा और ई भी 20 होगा। अगर 120 पूछे जा रहे हैं, जैसे आपका टीचर का एग्जाम है तो इसमें 120 पूछे जाएंगे, तब इसमें इसका अनुपात क्या होगा आप ये देख लीजिए। अब 5 है तो ये मान के चलिए कि प्रत्येक प्रश्न 24-24 उसके ऑप्शन होंगे। अनुमानता है और ये भी सामान्यता है, हो सकता है कि ए 30 पूछ ले और बी थोड़ा घटा ले, इसके हिसाब से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 24-24 का हम रेशियो लेकर के चलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 ही ऑप्शन पूछे जाने हैं। लेकिन आपका जो ऑप्शन पहले था वो निगेटिव मार्किंग में होना था, ठीक है। अभी हम ये भी देखेंगे कि ऑफलाइन एग्जाम में कैसे करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम में कैसे होता है, और निगेटिव मार्किंग हो तब कैसे करते हैं। और फिर तरीका देखेंगे, जैसे तुक्का ऑफलाइन में कैसे लगाएंगे, ऑनलाइन में कैसे लगाएंगे, और निगेटिव मार्किंग हो तब कैसे लगाएंगे। और भी होता है कि जीके जीएस के लिए तुक्का मारने का तरीका अलग है और गणित के लिए तुक्का अलग है। गणित और रीजनिंग के लिए तुक्का अलग होता है। गणित प्लस रीजनिंग, मैंने ये नहीं लिखा था, लिखता हूं, गणित और रीजनिंग के लिए तुक्का अलग होता है। तो तुक्का लगाने की जो सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट मतलब मेथड है, वो ऑफलाइन मेथड में काम करता है। चूंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होना है तो आपको चिंता नहीं करना है। आप ये वीडियो को देखने के बाद खुद ही प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, या उस एग्जाम में जाकर के देख करके आइएगा कि कम से कम आपके 8 से 9 नंबर, 5 से 9 नंबर, मतलब 5 से 10 मान के चलिए, 10 नंबर आपके बढ़ेंगे, गारंटी बढ़ेंगे। इस बात का मेरा दावा है, गारंटी दावा है। अब बढ़ेगा कैसे? जैसे मान लीजिए कि 20 प्रश्न है या 100 प्रश्न के हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न में आपने 20 प्रश्न के उत्तर जो है ए मारे, 20 प्रश्न के उत्तर बी मारे, 20 प्रश्न के उत्तर सी मारे, 20 प्रश्न का उत्तर डी मारे और 20 प्रश्न का उत्तर ई मारे। तो एक प्रश्न का उत्तर, अगर एक प्रश्न में अगर 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी और ई, तो यह तय हुआ कि 5 प्रश्न को लगातार आप टिक मारेंगे तो गारंटी एक सवाल उसमें सही हो जाएगा, गारंटी। क्यों? क्योंकि 5 प्रश्न का तुक्का सेम हो ही जाना है, तो एक गारंटी से हो। लेकिन अगर सोचिए अगर 2 सही हो गए तो, या सोच लीजिए अगर आपके 3 सही हो गए तो, हो सकते हैं सही, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छे तुक्काबाज इसमें होते हैं सही और हो ही जाते हैं। ई सही हो गए तो अगर 3 सही हो गए, 3 प्रश्न आपके ऐसे ही बैठे बैठे मिलके आ गए, तो अगर प्रत्येक सेगमेंट से 3 आ गए तो सोचिए, यानी कि ये 20 में से अगर एक में अगर आप 3 सही कर रहे हैं, मतलब आप आसान से समझिए, जैसे एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन में आपके एक सही मार लिए, फिर अगला प्रश्न में ए सही मान लिए, तो 3 का मतलब हुआ कि 5 में से 3 का मतलब 60% आपके सही हो रहे हैं। और 60% सही हो रहे हैं यानी कि 100 में से 60% आप सिर्फ तुक्का लगा के पास कर सकते हैं, सिर्फ तुक्का 5 का, क्योंकि 20-20 वेटेज है ना, तो 20-20 वेटेज है तो 20-20 40, 20-23 60। अगर 2 सही हुए तो आपका ये तय मान के चलिए कि आपका वेटेज 40% रहेगा। मतलब आप 100 तुक्का अगर लगातार मारेंगे तो 40 तुक्का आपका गारंटी सही हो जाएगा, क्योंकि 20% का वेटेज है, ठीक है। तो तुक्का से कतई नुकसान नहीं होता है। तुक्का से बस तुक्का इसलिए लगाया जाता है कि जो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग, उसमें तुक्काबाजियों का तिगड़म काम ना करे और वो लोग सेलेक्ट होकर के जाएं जो सच में ज्ञान रखते हैं। क्योंकि अगर सारे लोग ही तुक्का मारेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि भीड़ बढ़ जाएगी, लेकिन सारे लोग तुक्का मारेंगे नहीं। तुक्का मारने के लिए जो बेसिक चीज की जरूरत होती है, वो बेसिक चीज मतलब इस साइंटिफिक मेथड के बाद भी एक होता है, और वो कौन सा चीज होता है? वो होता है कि अंदर की आवाज, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ये क्या होता है? जैसे बचपन से लेकर के आज तक आपने कुछ पढ़ा होगा, वो आपके दिमाग में गया है, कुछ है, कुछ डिलीट हो गया, ऐसा आपको लगता है। लेकिन दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक सबकॉन्शियस माइंड है और एक रेगुलर माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ जाकर के स्टेबल हो गया, अब वो कुछ ऐसे वक्त पर निकलेगा। ठीक वैसे ही जैसे आप रोड पर चल रहे हैं, अचानक से कोई आदमी मिला आपको और आप उसके चेहरा को देखकर करें कि यार इस आदमी को कभी ना कभी देखा था, कौन है आदमी मुझे नहीं पता, कभी ना कभी देखा था। फिर थोड़ी देर बाद में आपको याद आता है, हो सकता है कई बार याद ना भी आता है, लेकिन आपका दिमाग रिकॉल करता है कि यार इसको देखा है कहीं। ये वही सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको रिकॉल करके बता रहे कि देखो इसको तो देखे थे कभी। तो वही होता है अंदर की आवाज, जिसको हम इंट्यूशन भी कहते हैं सामान्य भाषा में, इंट्यूशन की आवाज। होता क्या है, अंदर की आवाज आती तो बड़ी सटीक है, लेकिन हम उसको दबा देते हैं। कैसे? अभी मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर, जैसे मैं अपना ही उदाहरण बता रहा हूं, पूछा था पिछली बार एक प्रश्न बीपीएससी ने कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो बने हैं, ये क्रम में कौन से हैं? और पहला ऑप्शन था 46, 47, 48, 49 और वही ई वाला ऑप्शन। अब मेरे मन में पहले देखते ही आ गया कि 46 इसका आंसर होगा, 46वां राष्ट्रपति है वो, ये मान लिए मेरा आंसर मेरे मन में आ गया। लेकिन अंदर की आवाज आ गई है। अब मैं ओएमआर भरने गया तो मैंने कलम रोक ली और मैं सोचने लगा कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है, 47, 48, 49 या 46। मैंने कहा नहीं यार 46 नहीं हो सकता यार, 46 कैसे हो सकता है। अब ये उधेड़ बोन की स्थिति में मैंने 46 छोड़ दी, 47 रंग लिया, पता चला ये आंसर गलत निकला, 46 उसका आंसर सही था। तो अंदर की आवाज को दबाना नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है। अब
पहचानेंगे कैसे कि कौन सा आवाज है? प्रश्न पढ़ते हुए जो आपके मन में पहला ऑप्शन आ गया वो ऑप्शन टिक करना है। लेकिन कब? जब आपको प्रश्न कभी आ ही तो रहा हो, पता चले कि आप पढ़े ही नहीं रहे, कभी पढ़े ही नहीं। जैसे मान लीजिए मुझसे आप लैंग्वेज का कोई क्वेश्चन करवा लीजिए, मुझे चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती और मुझे चाइनीज लैंग्वेज का कोई प्रश्न करवा लीजिए, जब उसमें तो कुछ ही नहीं आ रहा, मुझे क्या अंदर की आवाज, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो अंदर की क्या आवाज आएगी? तो जब अंदर की आवाज नहीं आएगी तब उस स्थिति में क्या करेंगे? तब इस स्थिति में भी तुक्का के कुछ रूल्स होते हैं। और कौन से रूल्स होते हैं? जो मैथ के लिए अलग है, रीजनिंग के लिए अलग है। जैसे आपने में से कई लोग मैथ बिल्कुल नहीं जानते होंगे या कई लोग रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, मैथ में मजा भी नहीं आता होगा, तब उसमें तुक्का कौन सा मारेंगे? तब उसके लिए क्या मेथड है? वो भी एक अलग मेथड है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम देते वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अंदर की आवाज को पहचाननी है। अंदर की आवाज जो पहली बार में मार देना है, सही हो या गलत हो। रिस्क तो अब आप ले ही रहे हैं ना, तो जब रिस्क ले रहे हैं तो फिर इसमें कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? छोड़िए, कैलकुलेटर रिस्क तब लिया जाता है जब मामला ऑप्शन ए बी सी डी में फंस रहा हो। अच्छा, एक तरीका तो ये भी है। एक दूसरा मामला ये भी है कि जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर 5 है, ए बी सी डी ई, आपको 3, जैसे अब आपके प्रश्न में मान लीजिए 3 ऑप्शन पूछे गए, 2 इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, ये पूछ ले। या मान लीजिए चौथा तक ऑप्शन पूछे, 5वां में पूछ ले, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, 5वां ही ऑप्शन में पूछ ले। तो अगर ये 4 ऑप्शन प्रश्न के हैं जो उत्तर हो सकते थे, अब इनमें से 2 में आप कंफ्यूज हैं कि 2 कौन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2 नहीं होगा ये मुझे पता है। जैसे मान लीजिए बी और सी और डी जो ऑप्शन है, इसको लेकर के आप कंफर्म है कि ये तो कतई नहीं होगा। अब ए हो या बी हो, इन्हीं में से कोई एक होगा, कौन होगा? अब इसमें कंफ्यूजन, तब यहां तुक्का गारंटी लेना चाहिए, निश्चित तौर पर लेना चाहिए, और ये फायदा भी करता है। क्यों? क्योंकि यहां पे सही होने के चांसेस 2 में 50% की हो गया, मतलब गलत में 50% हो सकते हैं और सही भी 50% हो सकते हैं। प्रायिकता का नियम अगर आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, या प्रोबेबिलिटी का नियम जो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई सिक्का है और उसके 2 पहलू हैं, हेड और टेल, तो अगर आप इसको उछालेंगे तो 50% चांस है कि हेड आ जाए और 50% चांस है कि टेल आ जाए। तो यही रूल यहां काम करता है कि 50% चांस है, पूरा तुक्का ही प्रोबेबिलिटी के रूल पे आधारित है। प्रोबेबिलिटी वहीं से आती है कि कितना परसेंट चांस है। जैसे 5 ऑप्शन है ना, तो 1/5 चांस है कि आ जाए, आपका सही आंसर हो जाए। मतलब 4/5 चांस गलत हो सकता है, लेकिन 1/5 गलत सही हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर 2 3 सही हो गए तो, या 4 सही हो गए तो 4/5 सही हो गया और 1 गलत हो गया, तो ये फायदा कर जाता है। इसलिए तुक्का बहुत बेहतर अच्छी चीज है, आप इसको जरूर करिए, इसका इस्तेमाल जरूर करिए। और तब तो और करिए जब ऑफलाइन हो, और तब और सोने पर सुहागा बन जाता है जब मामला निगेटिव ना हो। आइए अब देखते हैं कि जीके जीएस के लिए क्या करना है। अब 4 ऑप्शन के लिए और 5 ऑप्शन के लिए। 4 ऑप्शन आपका है ही नहीं तो इस पर बात नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं इसको। 5 ऑप्शन है इसलिए इस पर बात करते हैं। 5 ऑप्शन का सबसे आसान पहला रूल्स तो यही बताया मैंने आपको कि जो इंट्यूशन पहला आवाज आए वो आपको मार देना है, वो टिक आपको मार करके आना है, उसमें कोई लेकिन परंतु नहीं करनी है, मार करके आना है। दूसरा, आसान प्रश्नों के उत्तर एक कभी नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। आसान प्रश्न का उत्तर ना मैथ में, ना रीजनिंग में, ना जीके जीएस में, किसी में ए नहीं होता है। तो ए ऑप्शन बच के रहिएगा। ऑप्शन हमेशा बी और सी में होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा का मतलब है मैक्सिमम टाइम, नॉट ऑल टाइम बट मैक्सिमम टाइम। बी और सी होता है तो इस पर मारना है। लेकिन कई बार क्या होगा स्थिति, 4 ऑप्शन है, ए बी और सी और डी, 4 ऑप्शन है। अब समस्या यह है कि आप इन चारों में से, जैसे मान लीजिए आप ए और बी में कंफ्यूज हैं, तब आपको उस स्थिति में बी के साथ चले जाना है। और मान लीजिए सी और डी ऑप्शन है और इन चारों में कंफ्यूज है, तब आपको उस स्थिति में सी के साथ चला जाना है। डी नहीं मारना है, ए नहीं मारना है। तुक्का जब भी मारे बी और सी मारे, ए और डी कतई नहीं मारे। ए और डी में बहुत कम करके मारे, बहुत कम बचे। कब मारना ये भी मैं बताऊंगा अभी। दूसरा, जैसे मान लीजिए जिस ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, ए बी सी डी में 4 है ऑप्शन, इसमें से किसी में कंफ्यूजन हो गया आपका, या ई है, तो इनमें से कंफ्यूजन हो गया कि ए पता नहीं हो सकता है, बी पता नहीं हो सकता है, तो किसी टाइम आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हुए ए ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया है कि हर 3-4 प्रश्न के बाद में, 3 या 4 प्रश्न के बाद में ऑप्शन सेम हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि देखिए ऑप्शन तो यही 5 होना है ना, ए बी सी डी यही ऑप्शन होना है और सबको बराबर बराबर वेटेज मिलता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि परीक्षा मतलब जो कॉपी सेट करने वाला हो, जो आंसर मतलब आंसर आपका हो, वो आंसर सिर्फ ए ही हो जाए, ये नहीं हो सकता है। सिर्फ बी ही हो जाए, ये नहीं हो सकता है। या सिर्फ डी ही हो जाए, ये भी नहीं हो सकता है। सबके वेटेज होंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि बीपीएससी में जो ऑप्शन ई 5वां होता था, वो 5वां ऑप्शन का भी वेटेज ठीक ठाक होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे तो 5वां ऑप्शन भी ठीक ठीक मात्रा में है। जैसे 150 नंबर का अगर प्रश्न है तो ये मान के चलिए कि 5वां ऑप्शन भी लगभग 18 से 25 की संख्या में हो जाती है हर साल। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपको वो भी मारना है। कहां मारना है ये भी मैं बताऊंगा। दूसरा, जब कुछ ना आ रहा हो तब की क्या कंडीशन है। तब कुछ ना आ रहा हो तब एक काम करना है आपको, तब बी सी में से चुनना है, बी और सी में से चुनना है। जब कुछ ना आ रहा हो तब, जब कंफ्यूजन हो तभी बी ही सी, और जब कुछ ना आ रहा हो तभी बी ही सी। क्योंकि मैक्सिमम टाइम बी और सी का वेटेज होता है।
लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जब क्वेश्चन ऑप्शन सेम हो रहा हो, जैसे 3-4 प्रश्नों के बाद में ऑप्शन सेम हो गया, तब आपको बदल देना है ऑप्शन। तब आपको ए ले सकते हैं या ई ले सकते हैं। इस स्थिति में ए और ई लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि दो आंसर इसके सेम हो रहे हैं, तब रिस्क क्यों लेना, तब ई के साथ चले जाइए। और आपको तुक्का तो लगाना ही है ना। मान लीजिए 10 प्रश्न मिनिमम है, जैसे मान लीजिए 120 प्रश्न का आपका एग्जाम हो रहा है, तो 120 प्रश्न में आपको 70 प्रश्न आ गए, 70 प्रश्न सही सही बना लिया आपने, अब बच गए आपके 50 प्रश्न। तो 50 प्रश्न में आपको सेगमेंट में बांट देना है, 10, 10, 10 और 10, 5 सेगमेंट। ठीक है, अब इन पांचों सेगमेंट में जैसे ये पहला 10 है तो इसके ऑप्शन ए मार लीजिए, दूसरा 10 का बी मार लीजिए, तीसरा 10 का सी मार लीजिए, चौथा 10 का डी मार लीजिए, पांचवा 10 का फिर ई मार लीजिए। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं और ऑप्शन में आप पकड़ रहे हैं कि यार ऑप्शन 2 मिल रहा है इसमें, तब इस 10 ऑप्शन में भी आप बदल सकते हैं, तब इस 10 ऑप्शन में भी आप बदल सकते हैं, तब आप इस 10 ऑप्शन में भी बदल सकते हैं। लेकिन कब, जब 70 सेफ खेल लें, तब 70 सेफ खेल लीजिए, फिर इनको खेल लीजिए, या 60 सेफ खेल लीजिए, फिर 60 पर ये खेल लीजिए। क्योंकि अगर 60 सवाल में कितना भी गंदा तुक्का मारेंगे तो आप 60 का 20% निकाल कर देखिए, 12 गारंटी सही हो जाएंगे आपके। कोई माइकल आपका 12 सवाल नहीं रोकने वाला है, 12 गारंटी सही होंगे। गारंटी की बात मैं कर रहा हूं, वारंटी नहीं, गारंटी। लेकिन अगर सोच लीजिए, अगर 12 के बजाय अगर 20 सही हो गया, तब 60 सही आप कर रहे थे, 20 और सही हो गया, नहीं 80 सवाल हो गया, नहीं पास कर गया, पेपर पास कर गया। या मान लीजिए अगर 25 सही कर लिए, तो 60 सही हो रहा था, 25 मार दिया, 85 में चले गए, गारंटी सेफ हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। या मान लीजिए 40 सवाल आपने सही कर लिया, 40 सवाल आपके सही हो गए, क्योंकि टीचर का एग्जाम इसमें कट बहुत ज्यादा जाने वाला है नहीं, तो इसमें आपको सेफ खेल लेना है। तो 40 सवाल सही कर लिए इधर से, मतलब 60 को दोस्त हिस्से में बांट लीजिए, तो इसमें से 40 सवाल आप सेफ मार लीजिए, अब बच गया फिर 40 सवाल या 60 सवाल। तो उस 60 सवाल में से अगर आप तुक्का मार करके 25 सवाल सही कर लेते हैं, तो 40, 25, 65 होकर के फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें? तो ऐसे तुक्का मारना है। तो तुक्का में जो 3 चीजों का ख्याल रखना था वो ये कि जब ऑप्शन में ज्यादा कंफ्लिक्ट हो, तब ए और बी में से किसी एक को चुना हो तो बी को चुन लीजिए, सी और डी में से किसी एक को चुना हो तो सी को चुन लीजिए, जिनमें ज्यादा कंफ्यूजन हो उसमें बी और सी चुन लीजिए। कुछ ना आ रहा हो तब वाली स्थिति में ए और ई रिपीट वाली स्थिति में, और बी और सी कंफ्यूजन वाली स्थिति में चुन लीजिए। और 3 और 4 के बाद में ऑप्शन सेम होते हैं तो सारा रूल तोड़ करके ऑप्शन सेम वाला कर लीजिए। अब मैथ के लिए देख लीजिए, गणित में कठिन सवालों के उत्तर हमेशा ए होते हैं, ध्यान रखिएगा। कठिन सवालों के उत्तर जो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, ये गलत लिख दिया है, कैलकुलेटिव सवाल होते हैं उसका भी ऑप्शन 1 होता है। 1, जिस ऑप्शन में 1 होगा उसको 1 में टिक मार दीजिएगा, जो कैलकुलेटिव होगा। और कई बार एक ऑप्शन ए में ही होता है तो इसको भी टिक मारना है आपको, तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, बहुत आसान सवाल होगा उसका ऑप्शन ए कदा ही नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आसान सवाल के चक्कर में आप ए ऑप्शन टिक मार लिया, पता चला बी पर नजर गया, बी ही सही आंसर हो रहा था। जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर 1 था और ऑप्शन ए बी सी डी था, आपने -1 दिया है, +1 दिया है, 1 दिया है, 0 दिया है, 1 नहीं मतलब 2 दिया है। अब आप ऑप्शन पर सीधे नजर गया, -1 ध्यान नहीं गया, पहले ही 1 समझे और 1 को टिक मार लिए। 5 मिनट बाद पछता रहे कि अरे यार -1 होना था इसका, नहीं यार +1 होना था, और अब बी के लिए मसलते रह गए। तो ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल होता है ना उसका उत्तर 1 होता है और ऑप्शन बी ए में ही होता है, और कठिन सवाल होता है उसका ऑप्शन भी ए होता है। लेकिन जो बहुत आसान सवाल होते हैं उसका ऑप्शन ए कतई नहीं होता है, तो मत मारिएगा, बचिएगा। मैथ का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शन को भर करके रख लीजिए। अगर आपने मैथ में आंसर बनाया और आंसर कुछ ऐसा आ गया जो आंसर आपके दिए हुए आंसर के करीब है, तो आपको घबराना नहीं है, तब उसके में ई के साथ चले जाना है, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तब उस स्थिति में ई ही कारगर होता है और वो काम का नहीं होता, मतलब वही काम का होता है। तो गणित वाले सवाल में आप यहां से बच सकते हैं और आसानी से बच सकते हैं। अच्छा, कुछ बारीक बारीक बात और ध्यान रखिए। पहला बारीक बात तो ये कि जिस ऑप्शन का उपयोग बार बार किया गया ना उसके उपयोग से बच जाइए। जैसे मान लीजिए एक को आपने ज्यादा बार उपयोग किया, तब छोड़ दीजिए, अब मत करिए एक का उपयोग। एक तो ये है। दूसरा, पांचवा ऑप्शन जो होता है, चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, इसका भी वेटेज ठीक होता है, तो इसको भी आपको देख के मारना है, छोड़ना नहीं है, देख इसको भी मारना है। लेकिन पहले सेफ खेल लेना है तब इनको मारना है, क्योंकि उसमें भी आंसर कई बार होते हैं, वो बहुत बहुत बारीक बारीक आंसर होते हैं, जिसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन होना उसको छोड़ दीजिए। और पेपर कैसे सॉल्व करें इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, इसमें बहुत बात नहीं बता सकते, बस इतना ही बता दे रहे हैं कि एग्जाम हॉल में जाना है, सबसे पहले उन प्रश्नों को बनाना है जो आ रहे हैं, जिनके एक प्रश्न सही आंसर बिल्कुल सही हो रहे हैं, कंफर्म सही हो रहे हैं, उसको रंग लेना है। और रंगने के बाद में तब हमें उन प्रश्नों पर ध्यान देना है जो हमें थोड़ा कम आ रहे हैं, फिर सबसे कम आ रहे हैं, और जो बिल्कुल नहीं आ रहे वो 4 राउंड में पेपर बनाना है, 4 राउंड में पेपर को हल करना है, उनके पेपर मत रंगना है। तो इस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, बस इतना ही। देखते रहिए, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को बड़ा करिए, हम कुछ अच्छा करेंगे। जय हिंद।